और ये इतना वजनी होता है, इससे भी अगर आप अटैक करेंगे उसके चेहरे पे, अगर बहुत पास आ रहा है आपके सामने आ गया तो आप इससे भी अटैक कर सकती हैं। तो ये एज अ वेपन आप यूज कर सकती हैं। मैं यही चाहती हूँ कि जब भी कोई लड़का छेड़े तो छेड़ने से पहले एक बार जरूर सोचे कि कहीं हर्षा साहू से कराटे तो नहीं सीखी। क्या बात। तो नमस्कार, हम ओजस्वी की एक और कड़ी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इसमें आपके लिए लेकर आते हैं हर बार एक नई ओजस्विनी, हर बार एक नई कहानी, हर बार एक नई प्रेरणा। तो इसी कड़ी में आज हमारे बीच उपस्थित है हर्षा साहू मैम। नमस्कार मैडम हमारे कार्यक्रम में। जी दर्शकों, हर्षा साहू मैम के बारे में बता दूं कि हर्षा साहू मैम एक इंटरनेशनल कराटे चैंपियन है और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में भी मैडम बहुत सारे काम कर रही है। तो मैडम, कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार जी। और हर्षा साहू मैम, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि क्या क्या कर रही है आप महिला सुरक्षा के क्षेत्र में और कैसे कराटे में आई, ये सारी बातें हमारे दर्शकों के लिए बताइए जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैं महिला सुरक्षा पे पिछले 22 वर्षों से लगातार काम कर रही हूँ। और आपके सामने है कि जैसा कि आप सबने देखा भी है कि हर बार एक नए तरीके से मैं बेटियों के बीच पहुंचती हूँ। और मैं इस कार्य के लिए मैंने अपने पापा से प्रेरणा ली थी, उनको देखकर मैं कराटे के क्षेत्र में आई और मेरे भाग्य ने भी साथ दिया और मेरी मेहनत भी आप बोल सकते हैं। बहुत मेहनत किया इस क्षेत्र में और जल्दी से जब अचीव करने लगी, मैंने काफ़ी टूर्नामेंट्स खेले और मुझे ऐसा लगा कि आज मेरी पहचान कराटे से, तो क्यों ना कराटे को आगे लेके जाए। और जब मैं हमेशा देखती थी कि बेटियों के साथ छेड़खानी हो रही है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, घरेलू हिंसा की अगर आप बात करें तो हर दिन ये घटनाएं, आप जैसे ही आप टीवी ऑन करती हैं या न्यूज़पेपर आप पढ़ने जाती हैं तो आधी से ज्यादा खबरें इसी खबर को आगे बढ़ाती हैं। और कहीं ना कहीं बेटियों की सुरक्षा एक पूरे देश का एक ऐसी समस्या बनी हुई है जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी बेटी सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के माध्यम से अभियान चला रहे हैं बेटियों की सुरक्षा के लिए। तो मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं बेटियों को सुरक्षा देने की जरूरत है। और साथ में मैं ये बताना चाहूंगी कि हर बार बेटियों को सुरक्षा देने का मतलब ये नहीं है, मैं चाहती हूँ कि बेटियां सशक्त हो, क्योंकि हर जगह बेटियों के या महिलाओं के साथ उनके पति, पापा या कोई जेंट्स पर्सन नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं उसको खुद डिपेंड होने की जरूरत है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो उस विपरीत परिस्थिति का सामना वो बच्ची खुद कर सके। तो वही काम मैं कर रही हूँ और कुछ ऐसे टेक्निक के माध्यम से मैं उनको बताती हूँ कि वे अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। उनके पास जो भी चीजें होती है, चाहे वो चुन्नी हो या मोबाइल, हम सब यूज करते हैं, हमारे पास कुछ रहे ना रहे हम मोबाइल एनी टाइम अपने हाथ में रखते हैं। तो उस मोबाइल को एज अ वेपन आप कैसे यूज कर सकती हैं। आप अपने हाथ में आपने चूड़ी पहन रखा है, उस चूड़ी को एज अ वेपन आप कैसे यूज कर सकती हैं। पर्स को आप एज अ वेपन कैसे यूज कर सकती हैं। आपके हाथ में पेन है, पेन को आप एज अ वेपन कैसे यूज कर सकती हैं। और आपके हाथ पैर से, देखिए कराटे जो खेल है, उस कराटे का मतलब ही होता है खाली हाथ। मतलब करा मतलब खाली और ते मतलब हाथ। तो खाली हाथ से किया गया वार या बचाव, ये कराते हैं। तो जब जो हमारे पूर्वज थे, जो बौद्ध भिक्षु थे पहले के जमाने में, तो उनके पास कोई औजार नहीं होता था और उनको जंगल में जाना है और कई जो जंगली जानवर है उन पे अटैक करते, तो उनके लिए उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं ने ये कला निकाली। और ये कला भारत की कला है कराटे, जो जाके जापान वालों ने उसको मॉडिफाई किया, इसलिए आज कराटे को जापानीज खेल बोला जाता है। पर अगर मैं पूरे गर्व से बोल सकती हूँ कि कराटे हमारे भारत की देन है। अच्छा जी मैम, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि कराटे मतलब खाली हाथ, और खाली हाथ आपके पास जब आपके पास कोई अटैक होता है या कुछ आपके साथ बदतमीजी होती है, महिलाओं के साथ खासकर ये चीज होती है, तो आप अपनी पेन को या अपने पर्स को जो भी आपके पास या फोन को आप हथियार बना सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आमतौर पे जब महिलाओं के साथ में कुछ छिड़कानी होती है तो उनको लगता है कि हम अकेली हैं और वो घबरा जाती हैं और वहीं से दिक्कतें स्टार्ट होती हैं। तो क्या कराटे में, जैसे अभी तक तो मैडम हमको यही पता था कि कराटे में एक स्टेप्स होते हैं वो सिखाए जाते हैं, पर आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि ये सब जो वेपन्स है, ये वेपन्स है, आपके हथियार हैं। तो इसके बारे में बताइए कि फोन कैसे कैसे हमारा हथियार हो सकता है, या
एक पर्स मैं कहूंगी या चूड़ी आप बता रही हैं, तो वो कैसे हो सकता है? जी देखिए, अगर मैं एक महिला, एज ए लड़की अगर मैं बात करूं, तो हमारे अंदर एक छोटा सा डर होता है। अगर आप कहीं जा रही हैं और अचानक से 4-5 लड़कों ने आपको घेर लिया, तो आपको डर लगेगा। लेकिन आपका जो आत्मविश्वास है वो अगर आप जागृत कर लेती हैं, आपको मतलब ऐसा ये फील होना चाहिए कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। जैसे बजरंगबली को हमने याद दिलाया था कि आप बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, आप पहाड़ भी आप उठा सकते हैं। वैसे भी आप देखते हैं कि महिलाओं को शक्ति का रूप बोला जाता है, तो शक्ति बहुत है हमारे अंदर। लड़के और लड़की में ये होता है कि लड़के फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, पर लड़कियां मेंटली बहुत स्ट्रांग होती है। एक महिला की अगर आप बात करें तो वो मन से बहुत शक्तिशाली होती है। तो बस सबसे पहला हथियार तो उसका आत्मविश्वास होता है। और आपने जैसे बोला कि फोन कैसे एक हथियार का काम कर सकता है, एक नाटकीय रूप में आपको बताऊं। जैसे हम, एक लड़की है, सुबह सुबह लड़कियां कोचिंग जाती है, लाइक 5 बजे 6 बजे वो कोचिंग जा रही हैं, और उस समय बहुत सुनसान होती है सड़कें, मतलब चहल पहल नहीं होती है, और वो लड़की अकेले जा रही है और कोई लड़का है उसका पीछा कर रहा है मुंह बांध के, या कि कोई अपराधी व्यक्ति है वो उसका पीछा कर रहा है, और हमारे पास कुछ हो ना हो, हमारे पास मोबाइल जरूर होता है। तो लोग बोलते हैं मोबाइल अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अगर मोबाइल को पॉजिटिव यूज करो, आप चल रही हैं, आपका पीछे आ रहा, आपको पता चल गया कि वो पीछा कर रहा है, आप यहाँ से इंस्टा लाइव या कोई भी सोशल मीडिया पे लाइव ऑन कर दीजिए। जैसे ही वो आपको पकड़ने आ रहा है, आप उसका चेहरा इसमें दिखा दीजिए। लाइव मतलब आप सोच सकते हैं उस समय जितने लोग लाइव होंगे और उसके बाद जितने लोग उसको देखेंगे। तो सोशल मीडिया का पावर जो है वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो मोबाइल एक हथियार हो गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना चेहरा सामने दिखाना नहीं चाहता है ना, और ये इतना वजनी होता है, इससे भी अगर आप अटैक करेंगे उसके चेहरे पे, अगर बहुत पास आ रहा है, आपके सामने आ गया, तो आप इससे भी अटैक कर सकती हैं। तो ये एज अ वेपन आप यूज कर सकती हैं। और जैसे मैंने चूड़ी की बात की, चूड़ी हमने पहना है और मुझे वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है, या मेरा मुंह दबा दिया, मेरे को पूरा उसने वो कर लिया, मेरा हाथ, अगर दोनों हाथ मेरा इतना खुला है, तो मैं इससे यहाँ से चूड़ी मैंने निकाला, तोड़ा, और उस चूड़ी से उसको खरोच लगा सकती हूँ। तो ये, अगर देखिए, कोई भी आपराधिक व्यक्ति जो होता है ना, वो जब अपराध करता है तो वो सावधान नहीं होता है, वो खुद कहीं ना कहीं डरा हुआ होता है। कोई भी अपराधी की आप बात करें कि कोई भी व्यक्ति अपराध करते समय कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसके अंदर डर होता है। तो उसके डर को हमको अपना हथियार बनाना है, और हमारे पास जो भी चीजें होंगी उसको हमको, पर्स है, जैसे आप ट्रेन में जाती हैं, जनरली क्या होता है, लोग पर्स का डिजाइन दिखाने के लिए पर्स को ऐसे पकड़ते हैं। पर्स हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि उल्टा पकड़ना चाहिए, जिस साइड पे चैन होता है, चैन अगर हमारे हाथ के पास होना चाहिए। जब हम पर्स पकड़ते हैं तो चैन पीछे होता है। तो जो भी व्यक्ति होता है वो पीछे से, कई बार भीड़ में जब हम होते हैं तो वो चैन ऐसे खोलता है, और हमारी जो भी चीजें होती है, चाहे वो पैसे हो या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज, वो निकाल कर भाग जाता है। बाद में हम देखते रहे हमारे पर्स में ये चीज था, चला गया। तो पर्स को ऐसे पकड़े, जो चैन जो होता है उसका वो सामने की तरफ हो, ताकि पीछे से वो ओपन तो नहीं कर रहा है ना। तो बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे टिप्स है, छोटी छोटी जानकारियां, अगर वो आप फॉलो करते हैं तो आप होने वाले अपराध से अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से बचा सकते हैं। जी हाँ मैडम, महिलाओं के बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जिसमें आमतौर पर महिलाएं काम करती हैं। वो कौन सी सोच थी जिसकी वजह से आप इस क्षेत्र में, कराटे क्योंकि थोड़ा सा भिन्न क्षेत्र माना जाता है, फिजिकल एक्टिविटी के लिए वैसे भी कई महिलाएं खुद को उतना सक्षम नहीं मानती, उतना सशक्त नहीं मानती, या अगर शुरुआत भी करती है तो एक स्टेज के बाद वो छोड़ देती है। 22 साल से इस क्षेत्र में है, तो वो कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन कर पाई, और कैसे स्टार्ट हुआ कि नहीं मैं कराटे में ही करियर बनाऊंगी? तो वो कैसे हुआ मैडम, वो हमारे दर्शकों के लिए? जी देखिए, मैंने ऐसे कोई सोचा नहीं था, बस पापा मेरे कुश्ती के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, तो उनको देख के मैंने, वो बड़े पर अखाड़े से फाइट करते थे, तो उनको देख के, और उसके साथ में वो अपने समय में स्टंट करते थे, वो जैसे पीछे जाके वो सिक्का उठाना, साइकिल उठाना अपने दांत से, ऐसे बहुत, तलवार चलाना, ऐसे बहुत सारी चीजें वो करते थे। तो उनको देख के, वैसे भी पापा जो होते हैं वो अपनी बेटी के लिए वो हीरो होते हैं, तो वैसे ही वो हीरो थे। तो उनको देख के मैंने कुश्ती भी स्टार्ट की। कुश्ती में मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की, और मैंने एक टूर्नामेंट भी खेला जिसमें मैं हार गई थी कुश्ती में, तो मुझे वो गेम नहीं पसंद आया, और फिर मैंने कराटे ट्राई किया,
और कराटे मुझे अच्छा लगा, मैं करते रही और जितना मैंने मेहनत किया उतना मुझे मिलता गया। तो वही देख के मैंने कराटे स्टार्ट किया। और उस समय स्टार्ट किया जब सामाजिक रूप से अगर बात करें तो जब मैं कराटे करती थी तो मेरे मोहल्ले वाले ही बोलते थे कि तेरे को और कोई खेल नहीं मिला, लड़की है, आगे जाके शादी करनी है, सिलाई करवाता, कढ़ाई सिखाता या डांस सिखाता तो कुछ काम भी आता। कराटे में मतलब बाजू वाली महिलाएं भी हंसती थी, मेरे घर के बाजू में जो लोग रहते थे वो भी हंसते थे मेरे ऊपर, मेरे पापा के ऊपर, हमारे घर में सबके ऊपर। क्योंकि और देखिए कहीं ना कहीं शादी के समय भी मेरे बहुत प्रॉब्लम आया था। ये चीजें हैं, जब व्यक्ति बहुत फेमस हो जाता है तब उसको लोग हाथों हाथ लेते हैं, लेकिन उसका जो लाइफ का स्ट्रगल होता है वो कोई नहीं देख पाता। आज जब मैं ऐसे बता रही हूँ तो लोग, बहुत सारे लोग जो नेगेटिव सोचते हैं वो ये भी बोलेंगे कि मतलब एक लोगों का सद्भावना ले रही है या वो ले रही है, इमोशनली सिंपैथी ले रही है। हाँ। तो मैं सिंपैथी नहीं ले रही हूँ, मैं ये सच्चाई बता रही हूँ कि लोग मेरे पर हंसते थे कि आप बताइए आज से 22 साल पहले एक लड़की कराटे कर रही है, मतलब आप सोच सकते हैं। आज तो ट्रेंड हो गया है कि फिटनेस को लेके लोग जिम जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, पर उस समय लड़कियों का कराटे करना, और उस समय कराटे नया नया स्टार्ट हुआ था, वो स्ट्रेच जब हम करते हैं पूरा पैर जमीन में चले जाता, वो एक अलग था। हर लड़का ये करके फोटो डालता था और उस समय मैंने कराटे स्टार्ट किया था। मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं इतना अच्छा कर पाऊंगी, पर मैं करते गई। और मेरे जो गुरु थे अजय साहू जी, सेंसाई अजय साहू जी, मैं भी उनको इस मंच के माध्यम से धन्यवाद भी दूंगी कि उन्होंने मेरे अंदर जो टैलेंट था उसको उभारा और बहुत सपोर्ट मिला उनका। और मैं जब भी टूर्नामेंट खेलती गई और मैं जीतती गई उनके मार्गदर्शन में, और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब नेशनल मेडलिस्ट बन गई। और फिर उसके बाद आपने देखा ये सफर चलता गया, और फिर इस सफर को मैंने सोचा कि इसको थोड़ा अलग वे पे ले जाया जाए। जैसे आप सेल्फ डिफेंस की बात करें, कराटे एक अलग पार्ट है, सेल्फ डिफेंस एक अलग पार्ट है, दोनों डिफरेंस नहीं थोड़ा सा, लेकिन कराटे से ही लिया हुआ कुछ ऐसा टेक्निक्स है जिसके माध्यम से मैंने महिलाओं की सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा का जो बीड़ा उठाया है बोल सकते हैं। क्योंकि मेरे को वो सूट भी करता है और मैं कभी थकती नहीं। मैं हर दिन 200-300 लोगों के पास पहुंच रही हूँ। सुबह मैं 200 लड़कियों को कराटे सिखा के आई, सेल्फ डिफेंस के टेक्निक सिखा के आई। तो मुझे ये अच्छा भी लगता है और कहीं ना कहीं अब ये अंदर चला गया। ऐसा लगता है कि सुरक्षा का बीड़ा मैंने उठा लिया और वो मैं लगातार कर रही हूँ। और ये सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने पापा को देख के किया था। और कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि समाज है, लड़की है। मैं आपको जैसे बता रही थी, शादी के समय भी बहुत सारे जो ऑफर जब शादी के लिए लोग देखने आते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ी में दादा कराटे वाली संग नहीं करन शादी। हाँ, मानसिकता मतलब मानसिकता घर में कराटे कर दी तो कैसे कर वो। हाँ, इस टाइप की चीजें, मतलब इतनी सारे लोगों ने रिजेक्ट किया क्योंकि मैं एक कराटे खिलाड़ी थी। तो रिजेक्शन भी बहुत था। फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो भी आया कि मतलब एक कराटे खेल से नाम तो है, लेकिन लोग नाम के अलावा मतलब लोग फैमिली में ना अब वो चाहते कि कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन उसको अगर अपने घर की बहू बनाने की बात करोगे तो कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी पहलवान को या किसी क्या बोलते हैं कराटे वाली को, किसी फाइटर को कोई अपने घर की बहू बनाना चाहेगा। तो ये मानसिकता आज भी समाज में है और वो मानसिकता बदलने की जरूरत है। जी, बहुत अच्छा आप बता रही है मैम। और जो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, जो मैडम बोल रही है कि एक सेल्फ डिफेंस के अलावा इसका ये महिला सुरक्षा के लिए भी आप काम कर रही हैं, तो इसके लिए राज्य की पुलिस के साथ मिलकर भी मैडम काम कर रही है, जिसमें एक राज्य की सुरक्षा का भी बीड़ा मैडम के पास, मैं कहूंगी कुछ हद तक मैडम भी उसके लिए भागीदार रही हैं। तो मैडम उनके साथ मिलकर, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर आप किस तरह का कार्य कर रही हैं, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी मैम, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि कोई भी ऐसा बड़ा विभाग है और जहाँ पर सुरक्षा की बात आती है तो लोग मुझे जरूर याद करते हैं। जब पुलिस विभाग ने जो यहाँ के एसपी हैं, वर्तमान एसएसपी प्रशांत अग्रवाल जी ने पिंक गश्त की शुरुआत की रायपुर शहर में, तो जब उसमें सुरक्षा की जब बात आती है, तो सुरक्षा की बात होती है तो लोग मुझे कॉल करके बुलाते हैं कि सेल्फ डिफेंस है तो हर्षा साहू को जरूर बुलाना चाहिए, क्योंकि
वो इस पे ही काम कर रही हैं। तो मुझे बुलाया गया और मैं पुलिस विभाग के साथ मिलके मैंने सभी स्कूल्स में सेशन लिए, कॉलेजेस में सेशन लिए, एनजीओ की महिलाओं का सेशन लिया और गार्डन में जाके सेशन किया। और जो थाना क्षेत्र है वहां पे पुलिस विभाग के साथ मैंने पूरे रायपुर के कोने कोने में पिंक गश्त के माध्यम से, आप देख सकते हैं उनका पिंक गश्त का जो वेबसाइट है उसमें आपको मैं जरूर मिल जाऊंगी। और उसको मैंने लीड किया कहीं ना कहीं मैंने वहां पर जाके प्रैक्टिकली जो नॉलेज देना चाहिए वो मेरे माध्यम से दिया गया। और एक बार ऐसे बात करते हुए एडिशनल एसपी ने बोला भी कि आप तो हमारी स्टार प्रचारक है, जब आप जाती हैं और आपके थ्रू जब पिंक गश्त का कार्यक्रम होता है वहां का माहौल देखने लायक रहता है और बच्चियां बहुत खुश होती, बहुत अच्छे से सीखती। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। और मैं बता दूं कि सिर्फ पुलिस विभाग ही नहीं, सेंट्रल जेल में भी मैंने कराटे की क्लास ली है और वहां के पुलिस वालों को मैंने सिखाया। मतलब वो शुरू में जब बहुत साल पहले, जिसमें पुरुष पुलिस वाले भी शामिल थे मैडम? जी मैंने पुरुष पुलिस वाले को ही सिखाया है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक अवसर था। वहाँ के जो डीआईजी साहब थे गुप्ता सर, उन्होंने मुझे ये मतलब ये एक मौका दिया कि मैं वहाँ के सेंट्रल जेल के पुलिस वालों को मैंने वहाँ पर कराटे की क्लास ली है। क्योंकि बीच में ऐसा हो जाता है ना कि जब पुलिस विभाग, जो जेल विभाग की पुलिस है, उनका थोड़ा खड़े वाली ड्यूटी है, थोड़ा सा मूवमेंट वाली ड्यूटी नहीं है, तो फिर उनको भी मैंने कराया। वो मुझे बहुत अच्छा एक मिला। और रायपुर शहर, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जिले में, जैसे जसपुर जिले के कलेक्टर के माध्यम से, बेमेतरा जिले में मैंने कलेक्टर के माध्यम से सिखाया। तो छत्तीसगढ़ के हर जिले को मैं पुलिस विभाग के बैनर पे, महिला बाल विकास के बैनर पे, समाज कल्याण विभाग के बैनर पे और जेल विभाग के बैनर पे मैंने सिखाया। भी लास्ट ईयर मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से मैंने यहाँ पर सिखाया। गरियाबंद जिले में मैंने 5 दिन की क्लास ली। और कहीं ना कहीं मतलब इतने अवसर मिले मेरे को, और ऐसे ऐसे अवसर मिले मैम, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे चलती ट्रेन में सेल्फ डिफेंस सिखाने का मौका मिला। ये मेरा जो इवेंट था, वो जो इनिशिएटिव था, वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। बहुत सारे, मतलब इवन भारत की बहुत सारी मीडिया ने मेरे को कवर किया। बहुत बड़ा मुद्दा भी है मैडम, क्योंकि चलती ट्रेन में जो अपराध होते हैं उस समय आपके पास कोई नहीं होता, और आप तो कह रही है कि मीडिया ने कवर किया था। ये मीडिया का सौभाग्य है कि आपका कवरेज उन्हें मिला था, ये मैं कहना चाहूंगी। हाँ, मतलब मेरे को तो पता भी नहीं था। जस्ट हमने मैं मीडिया, देखिए मैं आज जो कुछ भी हूँ ना, मैं कहीं ना कहीं उनका कुछ % मैं मीडिया को भी देना चाहूंगी। क्योंकि देखिए, आप जैसे लोग जब हमारा इंटरव्यू करते हैं तो वो समाज के पास जाता है, समाज में लोग हमको जानते हैं कि ये बेटी भी इस स्तर पे काम कर रही है या इस क्षेत्र में काम कर रही है। तो मीडिया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मीडिया का ही क्वेश्चन था जब मैं सिखाती थी, हॉल में सिखा रही हूँ 200 महिलाओं को, 500 महिलाओं को, तो मीडिया का ही हमेशा ये क्वेश्चन आता था कि मैडम आपको नहीं लगता कि आप एक जगह हॉल पे बुला के लोगों को कराती है तो आप कितने लोगों को कवर कर पाती होगी? आपको ऐसा नहीं लगता कि इस चीज की जरूरत ट्रेन में ज्यादा है? क्योंकि ट्रेन में लोग आते जाते रहते हैं, वहां पे छेड़खानी होती है। बस में लोग आते जाते हैं, वहां छेड़खानी होती है। ऑटो के अंदर छेड़खानी होती है। तो देखिए, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। चाहे वो रोड में चल रही हैं तो उनको सुरक्षा की जरूरत है। महिलाएं घर पे भी सुरक्षित, हाँ, घर पे भी सुरक्षित नहीं है। बहुत सारे ऐसे चीजें हुई हैं और लोग मुझसे शेयर भी करते हैं। जब मैं बताऊं कि हमारा जो ये इंटरव्यू का समय है वो बहुत कम पड़ जाएगा, इतनी सारी चीजें हैं ये सेल्फ डिफेंस के लिए। तो जब हमने बात किया तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। मैंने रेलवे की डीएसपी मैम, उस समय जो भी उस समय की जो डीएसपी थी, उनसे हमने बात की। मिलिना कुर्रे मैम थी, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। उनके माध्यम से इतना बड़ा इवेंट हमने किया। और हमने जिस बैनर पे किया उस बैनर को भी, तो हमने कुछ सोचा नहीं था, जस्ट हमने कि हम करने वाले 7 दिन का हमने शेड्यूल बनाया। हम 7 जिलों को कवर करेंगे, दुर्ग, रायगढ़, भाटापारा और ऐसे करके बहुत सारे, भिलाई, दुर्ग, ऐसे सब हमने कवर किया। तो हम क्या किए, पहले हम प्लेटफॉर्म में कवर किए जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। वेटिंग हॉल में हम गए, वहां पर हम लोगों को बताया। उसके बाद हमने सोचा चल ट्रेन में चलते। ट्रेन के अंदर हम गए। ट्रेन में पहले तो महिला बोगी में स्टार्ट किया, फिर धीरे से हमने ऐसे स्टार्ट किया। मतलब इतना पहले दिन हमारा 2-4 न्यूज ने कवर किया, उसको देख के दूसरे दिन
पूरी मीडिया, मतलब आप वो फोटोज में आपको शेयर करूंगी, इतनी मीडिया थी। और मीडिया के माध्यम से वो जो उसका नाम भी बहुत कैची था, रेल गर्जना। मतलब रेल में आप महिलाएं गरज सकती है इस टाइप से, तो रेल गर्जना के माध्यम से हमने किया और बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। फिर दूसरे साल भी हमने उसको रिपीट किया, उसके बाद तो कोरोना आ गया, तो वो 2-3 साल का गैप हो गया। वो बहुत अच्छा एक माध्यम था और उसको देखने के बाद मुझे बहुत लोगों का कॉल आया। उसके बाद मैंने महिला आयोग ने मुझे एक मौका दिया कि आप, मतलब जो बच्चियां देख नहीं सकती उनको भी मैंने सिखा, मतलब एकदम अलग अलग से इनिशिएटिव के माध्यम से मैंने सिखाया है और बहुत अलग अलग टाइप का, और उसका एक अलग एक्सपीरियंस मैंने लिया। 30 ऐसी बच्चियों को मैंने सिखाया जो देख नहीं सकती थी। जब मेरे पास ये ऑफर आया तो मैंने बोला कि मैम नॉर्मल लोगों को सिखाना बहुत एक चैलेंज होता है। ये कैसे आपने किया? क्योंकि जब हम स्पेशल चिल्ड्रंस की बात करते हैं जो देख नहीं सकते या कोई और डिसेबिलिटी जिनमें होती है या सुन नहीं सकते, उनके लिए तो स्पेशल टीचर्स ही चाहिए, क्योंकि उनकी भाषा को आप कैसे, मतलब एक देख के किसी को, कोई देख रहा है उसको सेल्फ डिफेंस सिखाना एक इजी, मैं मान इजी तो नहीं है लेकिन ठीक है आपकी प्रैक्टिस है तो इट्स इजी फॉर यू, लेकिन जो देख ही नहीं सकता उसको फील करके बताना है तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है मैडम। ये कैसे कर पाई आप? यही चीज मैंने बोला जब मेरे पास महिला आयोग के अध्यक्ष मैम ने ये जब मुझे बोला तो मैंने बोला मैम मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मेरे लिए, तो बोला इसीलिए तो आपको दिया जा रहा है क्योंकि ये टास्क है और हमको पता है कि आप कर सकते हैं। तो वो 30 महिलाओं का एक कैंप हुआ एक एनजीओ के बैनर पे, और फिर मैं वहां पर सुबह 9 बजे से स्टार्ट होती थी सेशन, वो 5 बजे तक चलता था। मैं उनके साथ रहती थी वहां पर, और साउंड जो होता है ना, साउंड के माध्यम से हम उनको बताते थे। उनको क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना भगवान ने किसी से कुछ छीन लेते हैं तो उसको कुछ और एक्स्ट्रा देते हैं, तो वैसे ही उनको सुनने और स्मेल करने की शक्ति उनमें बहुत होती है जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं। तो वो उनको मैंने उसके माध्यम से उनको सिखाने की कोशिश की कि इधर से आवाज आ रहा है, या वो बहुत जल्दी स्मेल कर लेती हैं कि वो फीमेल है या मेल है, उनको हमसे पहले पता चल जाता है। तो वो बहुत उनके साथ रह के मैंने बात करते हुए, और आज भी अगर मैं सिर्फ बात करूंगी ना तो मेरी आवाज से वो पहचान जाएंगी। और उसमें हमने 7 दिन का कैंप किया और समाज कल्याण बोर्ड ने समापन के दिन वहाँ के सेक्रेटरी साहब आए थे। बहुत बढ़िया सेशन था और उन बच्चों ने, वो बच्चे आज भी जूडो का चैंपियनशिप खेल रहे हैं, हमने कनेक्ट कराया उनको, और वो बच्चे आज जूडो का चैंपियनशिप खेल रहे हैं जो स्पेशल चाइल्ड का चैंपियनशिप होता है। ऐसे बहुत सारे, और जैसे आप कोरोना की बात करते हैं तो कोरोना के समय हर कोई घर के अंदर था, लेकिन हेल्थ वर्कर जो थे, हेल्थ वर्कर बाहर थे। हेल्थ वर्कर में हमारी मितानिन बहनें, आशा बहनें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये तो सब बाहर थे। तो इनकी सुरक्षा का क्या, और उस समय हम खाली बैठ के क्या करते थे, मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता, तो मुझे ऐसा लगता कि मुझे फील्ड में होना चाहिए। तो मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, तो मैंने प्लान किया कि मैं सभी वार्डों में घूम के जो भी मितानिन बहनें हैं उनको जाके सेल्फ डिफेंस सिखाऊं। तो मैंने यहाँ के जो उस समय विधायक थे उनके माध्यम से मैंने स्टार्ट किया और उन बहनों को सिखाया। मतलब मैम मैं बताऊं कि जब भी मैंने सिखाया ना, मेरे पास रिवर्ट चीजें आई है। मैं आपको 2 एक अपने बताना चाहूंगी। जैसे ये अगर मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात करूं, तो जब मैं यहाँ पर सिखा रही थी वार्ड में, तो उसमें एक महिला ने मुझसे शेयर किया कि मैडम हमारे साथ इतनी ऐसी चीजें होती हैं कि देखिए इनके पास कॉल आता है रात के 12 बजे कि उसको लेबर पेन हो रहा है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। तो वो ये नहीं बोलेगी कि रात के 12 बज रहे हैं, उसको लेके ही जाना पड़ेगा। तो वो लेके गई हॉस्पिटल, कालीबड़ी हॉस्पिटल लेके से वापस जब आ रही थी तो सप्रे स्कूल के पास जो गली में, वहां पर स्कूटी से वापस आ रही थी, कुछ लड़कों ने ऐसे घेर लिया। वो मैं उनकी बात बता रही हूँ, जबकि मैंने भी नहीं देखा है, और वो उन्होंने जो शेयर किया मैं वो बता रही हूँ। अब उसने क्या किया, उस औरत को बहुत सारे लड़कों ने घेर ली। इतनी रात को 2 बजे रात को औरत जा रही है, तो एक रहता है ना लड़कों का सबका नजर चला जाता है जी। तो वो इतना डर गई, वो स्कूटी वहीं पे फेंकी और वो गली रायपुर की गली आपको पता है, तो गली से वो निकल के भाग गई। लेकिन वो इतना डरी वो महिला कि उसके बाद से उसको रात में निकलना उसके लिए बहुत ज्यादा वो दिमाग में बैठ गया, वो कुछ भी नहीं कर पा रही। तो वैसे ही चीजें होती है। तो जब मैंने उनको सिखाया तो बोले कि मैडम आप काश आप उस समय मिली होती, उससे पहले मिली होती, तो कम से कम मैं डरती तो नहीं, और हो सकता है मैं नहीं भागती तो मैं आज इस दुनिया में नहीं होती, या मेरे साथ कुछ गलत हो गया। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो हम जो सिखा रहे हैं ना मैम, उसमें
जब अगर हमें 100 लोगों को सिखा रहे हैं, उसमें से अगर 5 लोग भी अपनी सुरक्षा कर पाते हैं तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। हर्षा जी, आप बहुत ही जनरल तरीके से बोल रही हैं क्योंकि आपका ये फील्ड है, लेकिन आप नहीं जानते कि आप कितना बड़ा काम कर रही है। महिला सुरक्षा महिला सुरक्षा के क्षेत्र में काम करना और महिलाओं को ना केवल आप महिलाओं के मन से डर बिठा रही, क्योंकि अगर मैं महिलाओं की बात करूं, चाहे मैं नीचे स्तर की महिलाओं की बात करूं, ये अपर लेवल पे भी बात करती हूँ, तो जो महिलाओं के साथ जो शोषण होता है, जैसा मैंने कहा था कि घर पे भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो हर चीज ना हम एक पुलिस के पास जाके या लोगों के पास जाके हर स्तर की महिलाएं बता नहीं सकती, लेकिन कहीं ना कहीं एक मानसिक प्रताड़ना या से वो कहीं ना कहीं ग्रसित होती है। और खासकर जैसा हमने थॉट्स में भी देखा है, सुना है, पढ़ा है मैडम कि आमतौर पे लोग उसी को डराते हैं जो थोड़ी सी कमजोर होता है, जो उसे अगर पुरुषों को भी ये पता लग जाए, जैसे हमारा ये कार्यक्रम भी पुरुषों के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे होता है जहाँ निर्दोष महिलाएं भी शोषित होती हैं, तो कहीं ना कहीं अगर एक पुरुष को पता हो कि मेरी बीवी सक्षम है कि मैं अगर एक थप्पड़ इसको मारूंगा गलत चीज के लिए तो ये रिवर्ट कर सकती है, तो कहीं ना कहीं वो भी रुकेगा, डरेगा। तो जो अननेसेसरी के जो शोषण हो रहे हैं वो नहीं होंगे हमारे समाज में। तो आप कितना बड़ा काम कर रही हैं आप नहीं जानती, मतलब ये आप महिलाओं को एक हिम्मत दे रही हैं। वही मैं बोलती हूँ, जब भी जाती हूँ तो मैं बेटियों को यही बोलती हूँ कि मैं आपको ब्लैक बेल्ट बनाने नहीं आई हूँ, मैं बस आपके अंदर का एक जो आत्मविश्वास है वो जगाने आई हूँ कि अगर आप जा रही हो और आपको 4 लड़कों ने रोक दिया तो आप क्या करो, आपको कुछ नहीं आता है, आप खड़े हो जाओ फाइटिंग स्टैंड्स पे। एटलीस्ट मतलब बहुत सारे लोग खड़े हैं और आपको 4 लड़कों ने घेर लिया, आपको कुछ नहीं आता, एटलीस्ट खड़े तो हो जाओ कि मैं फाइट कर सकती हूँ, तुमसे आओ। तो जो 5 लड़के रहेंगे, कम से कम 2 लड़के तो डरेंगे, अरे यार इसको फाइट तो नहीं आता कहीं। जी। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि जब भी कोई लड़का छेड़े तो छेड़ने से पहले एक बार जरूर सोचे कि कहीं हर्षा साहू से कराटे तो नहीं सीखी। तो ये चीजें जिस दिन मन में आ जाएंगी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 1% भी अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है समाज में तो मेरे लिए बड़ी बात है। मैडम, बहुत अच्छी बातचीत रही आपके साथ, और आपका जो क्षेत्र है वो इतना विस्तृत है, इतना फैला हुआ है कि हम हर अगर टॉपिक पे अगर एक बात करें ना तो हमारे एक एपिसोड बनेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और क्योंकि मैं एक महिला हूं तो महिला सुरक्षा मेरे लिए एक सेंसिटिव टॉपिक है, तो बहुत अच्छी बातचीत रही आपसे, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जाते जाते हमारी महिला दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे, और ऐसे इन जनरल भी हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, जो एक हमारा टॉपिक है ओजस्विनी, बस एक ओज भर जाना चाहिए हमारे दर्शकों में, कुछ ऐसा बोल दीजिए आपका संदेश। जी देखिए, मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि हर एक महिला, हर एक पुरुष अगर ये बोल दे कि महिला सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बेटियां और हमारी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। कोई भी उसे छेड़ने से पहले या कुछ करने से पहले जरूर सोचेगा। तो हर एक व्यक्ति बस यही बात सोच ले, महिला सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। यही ओज के साथ हमको महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करना है, और ये टॉपिक पूरे समाज तक जाए कि महिलाओं को खुद अपनी सुरक्षा करनी है, ना कि वो किसी पे डिपेंड रहे। अपनी सुरक्षा उसको खुद करनी चाहिए। तो यही संदेश मैं आपको देना चाहूंगी। थैंक यू। हर्षा मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में आई, इतनी अच्छी बातचीत है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद मैम, आपने मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए पूरा देश काम कर रहा है, जिसके लिए आज आपने ये इंटरव्यू किया। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को लेके जब समाज बात करता है, जब मीडिया बात करती है, तो कहीं ना कहीं समाज में अवेयरनेस आती है, और इसके लिए मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगी। जी नमस्कार जी। मेरे साथ थी हर्षा साहू मैम, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल की कराटे चैंपियन थी और महिला सुरक्षा के क्षेत्र पे भी काम करी। बहुत सेंसिटिव मुद्दा हमारे देश का, और ये मुद्दा खाली मेरा या हर्षा मैडम का नहीं है या किसी और मीडिया का नहीं है, ये मुद्दा हर एक महिला का है, हर एक व्यक्ति का है। महिला सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है, महिला सुरक्षा एक स्वयं एक महिला की जिम्मेदारी है। उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की ओजस्विनी की ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप हमारे जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की इस अंक के लिए बस इतना ही। आने वाले अंकों में नए विषयों के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक दीजिए हमें विदा। नमस्कार।